Antioxidant. Generally, deterioration of food and pharmaceutical products are due to oxidation. Oxidation may be due to presence of oxygen or generation of free radical by any means. Antioxidants are the chemical that prevent the oxidation of preserved food and pharmaceuticals product that are stored for longer time. In oxidation, there is the generation of free radical, thereby lead to a chain reaction that damage the cell of an organism. For example, oxidation of fat molecule may lead to the production of secondary products like alcohol, aldehyde, ketones and acids that are undesirable in flavor and in smell or odor. एंटीऑक्सीडेंट वह तत्व होते हैं जो किसी भी रासायनिक पदार्थ जैसे कि खाने योग्य और दवा, इन सभी को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करने की ज़रूरत होती है। ऑक्सीडेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये फ्री रेडिकल एक चेन रिएक्शन को जनरेट करते हैं। इनसे चेन रिएक्शन होता है और खाने पीने का पदार्थ जिन्हें रखा जाता है बहुत दिन तक, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, फैटी सब्सटेंस जैसे तैलीय सब्सटेंस होते हैं, ये कई दिनों तक रखने पे इसी तरह से उसमें महक आने लगती है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण इसमें दूसरे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अल्कोहल्स। इनके बनने के कारण उसमें अजीब सी बदबू आती है और इनका स्वाद अलग होता है। एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग इन्हीं चीज़ को होने से रोकने के लिए किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे फ्री रेडिकल बन रहा है तो उसको बीच में ही जो है बनना रोक देते हैं और ये रिएक्शन की प्रक्रिया नहीं होती है, जिससे फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होते हैं। या फिर इसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो केमिकल डाले जाते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो मेन केमिकल है उनका ऑक्सीडेशन होने से रोक देते हैं। इसीलिए दवाओं पे एक्सपायरी डेट दी जाती है, खाने पीने की एक्सपायरी डेट रहती है, जिस पे उनको समय से पहले ख़राब होने से बचाया जा सके। Antioxidants are the substances that inhibit oxidation, especially when used to counteract the deterioration of stored food and pharmaceutical product. एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, स्पेशली वो इन सारी चीज़ों को रोकते हैं, डिटोरिएशन ऑफ फूड एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फूड और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के खराब होने से उनको रोकते हैं। ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, मतलब वो तरीका जिससे ये खाद्य पदार्थ खराब होते हैं ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो फ्री रेडिकल्स बनाती हैं, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, देयर बाय लीडिंग टू चेन रिएक्शन। उसके बाद एक श्रृंखलावार रासायनिक प्रक्रिया चलती है और उस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान डैमेज ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण सेल या फिर खाद्य पदार्थ जो है वो नुकसान हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर फैट अंडरगो ऑक्सीडेटिव चेंजेस एंड ब्रेक डाउन टू सेकेंडरी प्रोडक्ट। जो फैटी सब्सटेंस होते हैं वो उसमें रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन के बाद वह सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे एल्डिहाइड हो गए, अल्कोहल हो गया, कीटोन्स, एसिड। ये सब बनते किसके हैं? वाया अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होते हैं 3 स्टेज: इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वो होता है कि पहले फ्री रेडिकल एक रासायनिक पदार्थ से रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है और साथ में एक फ्री रेडिकल बनाते हैं। वो फ्री रेडिकल दोबारा से जो है वो नए प्रोडक्ट पे, नए फूड प्रोडक्ट पे अटैक करते हैं, उसको फिर तोड़ देते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट और फ्री रेडिकल, और लास्टली जो है वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। वो फ्री रेडिकल फिर से रिएक्शन शुरू करते हैं, इसी को ही चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन का दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं
न्यूक्लियर बॉम्ब से, जिसमें यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन के साथ अटैक किया जाता है। एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के साथ जब रिएक्ट करता है तो बैरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से नए यूरेनियम 235 के 3 मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं और जनरेट करते हैं बैरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन। तो पहले यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन, फिर 3 यूरेनियम से 9 न्यूट्रॉन बनेंगे और 9 न्यूट्रॉन फिर जो है रिएक्ट करेंगे 9 यूरेनियम 235 से, और फिर उसके बाद जो है उसमें 27 के लगभग न्यूट्रॉन बन जाएंगे। इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या बनते जाती है और जो यूरेनियम है उसके रिएक्शन होने की प्रक्रिया, जहाँ पहले 1 यूरेनियम रिएक्ट करता है, फिर 3 यूरेनियम रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद 9 यूरेनियम रिएक्ट करते हैं और फिर 27 यूरेनियम रिएक्ट करते हैं। तो ये चेन रिएक्शन और इसकी तादाद बढ़ती जाती है। इसीलिए यूरेनियम बॉम्ब जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। हमारे शरीर में भी जो है ये फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर में। कोशिकाओं के अंदर में जब ये रिएक्शन होते हैं तो फैट प्रोडक्ट्स जिससे हमारे सेल बने हुए हैं वो डैमेज होकर दूसरे प्रोडक्ट बना देते हैं, जिससे सेल डैमेज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए जनरली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो बेचते हैं उसमें बोलते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट इन्हीं केमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए होते हैं। हमारे बॉडी में भी जो है ऐसे बहुत से केमिकल है, जैसे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है जो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है। हम जो है विटामिन सी लेते हैं, विटामिन ए लेते हैं, विटामिन ई लेते हैं, जो खाद्य पदार्थ में भी होता है और सप्लीमेंट्स भी होते हैं। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बीच में रोक के हमारे सेल डैमेज को रोकता है। ये केमिकल इस तरह से हमारे इन चीज़ों से बचाते हैं। कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इस रिएक्शन प्रक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं और ये रिएक्शन प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है ताकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सके। Oxidation. A substance is said to be oxidized when an electron removed from it, a hydrogen and removed from it, or an oxygen atom added to it. For example, ferrous ion, when removed one electron, cause oxidation, form ferric ion. The most common way a pharmaceutical decompose is autooxidation, in which there is a chain reaction occur due to free radical. Free radical are generally generated in the reaction involving covalent bond. There is retaining of an electron to the group or element involved in the reaction. That's called generation of free radical, and these free radicals further attack on the main chemical compound, produce a product and a free radical. ऑक्सीकरण उस रासायनिक प्रक्रिया को कह सकते हैं जैसे किसी इलेक्ट्रॉन का किसी तत्व के साथ निकलना, किसी हाइड्रोजन आयन का तत्व से निकल जाना, या फिर उस तत्व से जो है ऑक्सीजन का जुड़ जाना। इनमें से कोई भी अगर केस होता है तो तत्व का ऑक्सीडेशन होता है। उदाहरण के तौर पे आयरन सेकंड ऑक्साइड, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है उसका, जिससे आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है, मतलब फेरिस से फेरिक बन जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जनरली जो डिग्रेड होते हैं, ख़राब होते हैं, वो अधिकतर कारण है उसका ऑटोऑक्सीडेशन, मतलब स्वयं ऑक्सीकरण, जिसमें एक फ्री रेडिकल की श्रृंखलाबद्ध रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, चेन रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में प्रायः उन तरीके से बनता है ऐसी रासायनिक प्रक्रियाओं में जिसमें कोवलेंट इन्वॉल्व होते हैं, और इस रासायनिक प्रक्रिया में जो तत्वों के बीच में और या फिर तत्वों के समूह के बीच में कोवलेंट बॉन्ड साझेदारी बंध होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप के पास हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप के पास हो जाता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक तत्व के पास हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के पास हो जाता है। इससे फ्री रेडिकल बनता है। ये फ्री रेडिकल
नए कंपाउंड या फिर यौगिक पे अटैक करता है, उस पर वार करता है और एक नया फ्री रेडिकल और दूसरे प्रोडक्ट बनाता है। इस तरह से यह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डैमेज कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, A substance oxidize electron remove, hydrogen remove और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। कोई भी पदार्थ अगर उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और या फिर उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, ये फेरस आयन है, आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा। Fe3+, आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसमें ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण के दौरान ऑक्सीडेशन संख्याएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन संख्या 3 है, तो ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है। The most common of oxidative decomposition occur in pharmaceutical preparation is autooxidation, which involve free radical chain process। जो सामान्य तरीके से दवाइयाँ होती हैं वो खराब हो जाती हैं रखने के दौरान, उसका कारण है ऑटोक्सीडेशन, स्वयं ऑक्सीकरण, जिसमें कुछ तत्व के मौजूद रहने के कारण या अशुद्धि मौजूद रहने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये फ्री रेडिकल जो है इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को खराब कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन इन्वॉल्विंग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो फ्री रेडिकल बनता है ऐसी रासायनिक प्रक्रियाओं में जिसमें होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। होमोलाइटिक फ्यूजन मतलब तत्व टूटने के बाद दोनों के पास एक बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो दैट एटम और ग्रुप इन्वॉल्व 1 इलेक्ट्रॉन रिटेन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड। तो इसमें ये फ्री रेडिकल जनरेट होने का तरीका यह है कि ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जिसमें टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में रहते हैं दोनों के बीच में, वो बराबर बराबर दोनों तत्वों के ऊपर बढ़ जाते हैं। Oxidative degradation of pharmaceutical product and food product are mostly due to autooxidation of pharmaceutical and food products. These autooxidation process involve the generation of free radical. Free radicals are produced by the reaction involving homolytic fusion of bond involved in covalent bond, so that each atom group retain one of the original electron of the bond. Here can be explained as, this is the compound A and B forming a covalent bond form a compound sharing a pair of electrons. When these compound undergo homolytic fission of covalent bond, form atom A, atom B or element A, element B, group A or group B, retain 1 electron each of original covalent bond. This is free radical and this is free radical. These free radical again what do? The odd number of electron of free radical, this odd number of electron of free radical make it unstable, short-lived and highly reactive. This odd number of electron make it unstable, highly reactive and short-lived. Consequently, these free radicals attack on the compound and obstruct electron for stability. These compound when lose electron become a free radical and it's now become unstable, highly reactive and short-lived. By this chain reaction go on and the food product and the pharmaceutical product get ruined or damaged
और डिग्रेडेड। ऑक्सीकरण के द्वारा जो फार्मास्यूटिकल और खाद्य पदार्थ नुकसान में आते हैं वो अधिकतर स्वयं ऑक्सीकरण के कारण होते हैं और इसके दौरान इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल बनने के लिए जो रिएक्शन होता है उसमें सजातीय विखंडन होते हैं, जिसमें जो तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं अलग होने पर उन तत्वों के पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी ऑड संख्या में, विषम संख्या में, जिसमें क्या होता है कि यह फ्री रेडिकल एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव और कुछ समय के लिए रहते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अटैक करते हैं दूसरे कंपाउंड पे और फ्री रेडिकल बनाते हैं कंपाउंड से। कंपाउंड से फ्री रेडिकल बनने के बाद वो नए कंपाउंड पे अटैक करता है और इस तरह से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और ओरिजिनल कंपाउंड जो है इसमें ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से फूड प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑटो ऑक्सीडेशन के कारण डैमेज्ड या फिर ख़राब हो जाते हैं। Let us see the auto oxidation process of damaging an organic compound. Here, auto oxidation of organic substance RH by free radical chain process described as follows. Initiation. Initiation state. This is an organic compound RH bonded with a covalent bond with pair of electron. State is activation, and this activation is done by light or heat that result in free radical of organic compound and free radical of hydrogen. Next, propagation step. In propagation step, this free radical combined with an oxygen molecule form peroxy radical, RO2 free radical. This peroxy radical react with another organic molecule form acid and free radical. Next, hydroperoxide decomposition. Hydroperoxide decomposition means this acidic material undergoes hydroperoxide decomposition and form peroxy radical and hydroxy radical. Now next is the termination step. In termination step there is peroxy radical react with X. Here X is the free radical inhibitor. Free radical inhibitor means that chemical substance we use as antioxidant that inactivate peroxy radicals to an inactive product. Peroxy radicals when react with this radical free radical inhibitor form hydroperoxide and that are resonance stabilized, so discontinue the chain reaction of free radicals. Peroxide radicals on reacting with Z form inactive products. These free radical inhibitors are sodium bisulfite, sodium beta bisulfite, thiourea, cysteine hydrochloride. These are the antioxidants which are used in pharmaceutical and food products to discontinue the chain free radical oxidation of food products and pharmaceutical products. As we have seen in the reaction, there is the need of an oxygen molecule. Suppose a pharmaceutical product or food product contains a small amount of oxygen that is enough to initiate this reaction, then after concentration of oxygen is of no importance. Here we can see again oxidation of an organic substance RH free radical. यहाँ पे जो है जो रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए जा रहे हैं खाद्य पदार्थ में या फिर दवाइयों में, उसमें स्वयं ऑक्सीकरण होता है। यहाँ उदाहरण के द्वारा हम समझा सकते हैं कि एक कार्बनिक रसायन है RH जिसका स्वयं ऑक्सीकरण हो रहा है
तो इसमें 1 2 3 4 ये 4 स्टेज होते हैं, स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, जिसमें एक कार्बनिक रसायन जो मौजूद रहता है उसका डैमेज होता है, खराब होता है। ये कैसे देखते हैं? इनिशिएशन मतलब शुरुआत कैसे होती है। जो कार्बनिक रसायन है उस पर रोशनी या फिर हीट के कारण वो फ्री रेडिकल बनाता है। फ्री रेडिकल बनाने के बाद इसमें प्रोपोगेशन स्टेप आता है, मतलब जो रासायनिक या खाद्य पदार्थ है उसमें जरा सी मात्रा ऑक्सीजन की है, वो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है और फॉर्म करेगा परऑक्सी रेडिकल। परऑक्सी रेडिकल बनाने के बाद परऑक्सी रेडिकल फिर से जो है इस रासायनिक पदार्थ के साथ, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ के साथ प्रक्रिया करेगा और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, फ्री रेडिकल बना लेगा। ये कार्बोक्सिलिक रेडिकल जो है वो हाइड्रोपेरोक्साइड डिकम्पोजिशन में जाएगा, पेरोक्सी रेडिकल और हाइड्रोक्सी रेडिकल बना देगा। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन कैरिड आउट होता रहेगा, चलता रहेगा, ये रिएक्शन चलता रहेगा। अब इस रिएक्शन को अगर टर्मिनेट करना है, रोकना है, तो उसके लिए इसमें फ्री रेडिकल इनहिबिटर, मतलब ये जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं उनको रोकने के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो टर्मिनेशन स्टेप है, पेरोक्साइड रेडिकल्स जो है ये इनहिबिटर के साथ मिलेंगे तो इनएक्टिव प्रोडक्ट बना देंगे, मतलब रिएक्शन यहीं पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगी और जो दूसरे इसमें रासायनिक पदार्थ हैं, खाने पीने और या फिर दवाइयाँ, उस पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे यह हो सकता है कि अंतिम चरण में जो दो आपस में पेरोक्सी रेडिकल मिल जाएं और एक कोई अक्रिय प्रोडक्ट बना दे, मतलब जो क्रिया ही न करे, रिएक्शन को आगे ही न बढ़ाए। तो इसमें जो हमने ये पदार्थ प्रयोग किया गया हुआ है जो फ्री रेडिकल इनहिबिटर, मतलब फ्री रेडिकल को रोकने वाले हैं, वो है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। रासायनिक पदार्थ एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह प्रयोग किया जाता है। थायोयूरिया है और सिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये सब रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं इस फ्री रेडिकल का जो श्रृंखलाबद्ध रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको रोकने के लिए। हमने इस पूरे रासायनिक प्रक्रिया में देखा कि यहाँ पे जहाँ पे ये कार्बनिक रसायन है, इससे फ्री रेडिकल जो बन रहा है, फ्री रेडिकल बनने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है और पेरोक्सी रेडिकल बनाता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये स्थिर नहीं होता है जब तक ये रिएक्ट ना कर ले। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे प्रक्रिया करने के बाद ये स्थिर हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ जिससे जिससे ये लिया हुआ है हाइड्रोजन को, ये फिर जो है अब फ्री रेडिकल बन जाता है। ये फिर जो है रासायनिक प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर बहुत कम है फिर भी ये रिएक्शन जो हो रहा है इसकी शुरुआत हो जाएगी। एक बार जब ये रिएक्शन शुरुआत हो गई तो उसके बाद इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता है, ये रिएक्शन चलता ही जाएगा। इसको रोकने के लिए जो है यहाँ पे ये फ्री रेडिकल इनहिबिटर की ज़रूरत होती है, जो हम रासायनिक पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोपेरोक्साइड बनाते हैं और ये हाइड्रोपेरोक्साइड जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें एक अणु से दूसरे अणु पे जाते हैं और उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। Presence of heavy metals in food products and pharmaceutical products preparations also cause autooxidation of the food and pharmaceutical products. Heavy metals, those having one or more or two or more valence state, are responsible for these autooxidation. For example, iron, nickel, cobalt are the element that exist in two or more oxidation state. These heavy metals generally reduces the oxidation period between the two oxidation state. That's why it increases the rate of oxidation and also increases the rate of formation of free radical. It causes greater damage to the
chemical products of food and pharmaceutical. Heavy metals, particularly those possessing two or more valence state with a suitable oxidation reduction potential between them, means those heavy metals, ऐसे heavy metals जिनमें एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जैसे आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, आयरन ऑक्सीडेशन +2 एंड +3, फेरस फेरिक, कॉपर का क्यूप्रस क्यूप्रिक, तो ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या दो से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने के कारण और उनके में अगर रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा हो तो मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल जनरली कैटालाइज ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशंस, तो ऐसे मेटल जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और बढ़ावा करते हैं, उत्तेजित करते हैं. दीज मेटल्स रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ इंडक्शन पीरियड, तो ये सब मेटल जो है इंडक्शन पीरियड मतलब फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, फर्स्ट ऑक्सीडेशन हुआ केमिकल प्रोडक्ट का और सेकंड ऑक्सीडेशन हुआ केमिकल प्रोडक्ट का, उसके बीच में एक समय का अंतराल होता है, उस समय को अंतराल को ये और कम कर देता है, मतलब ऑक्सीडेशन जल्दी जल्दी करने में सहायता करता है ये हैवी मेटल्स. तो विच नो मीन्स सुटेबल ऑक्सीडेशन. इंडक्शन पीरियड मीन्स द टाइम इन विच नो मेजरेबल ऑक्सीडेशन अकर, मीन्स दो पहले एक ऑक्सीडेशन हुआ फिर उसके बाद दोबारा केमिकल का ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बीच में जो समय अंतराल होता है उस समय अंतराल को कम कर देता है ये हैवी मेटल्स. एंड इंक्रीजेस द मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीडेशन. हैवी मेटल्स जो है इस तरह से ऑक्सीडेशन रेट को बढ़ा देते हैं. हैवी मेटल इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, और हैवी मेटल ये भी करते हैं कि फ्री रेडिकल जनरेशन होते हैं उसके रेट को बढ़ा देते हैं. इस तरह से हैवी मेटल्स ऑक्टो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जहां ऑक्सीडेशन होने में समय ज़्यादा लगता है तो इन हैवी मेटल्स के प्रेजेंस के कारण वो ऑक्सीडेशन जल्दी जल्दी होने लगते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स के. ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. There are many oxidation reactions that are catalyzed by hydrogen and hydroxyl ion. Here we can see it. So many oxidation are catalyzed by hydrogen and hydroxyl ion. The redox potential for many reaction depend on pH. Redox potential of many reaction depend on pH. Redox potential is the measure of ease with a molecule can accept an electron. So the redox potential of many reaction depend on pH, means the ease with which a molecule can accept an electron depend upon the pH of the medium. This is true for the weak acid, for example quinine and hydroquinine. Here the quinine react with the or accept in an acidic medium of 2 hydrogen and 2 electron from hydroquinine. The reduced form of system is readily oxidized when pH is low. Reduced form of system means any pharmaceutical chemical compound that is already reduced form that have a less chance of deterioration in a medium have pH low. Since pharmaceuticals that undergo deterioration through oxidation are generally in reduced form, so minimum decomposition at pH 3 to 4. Generally, pharmaceutical products that undergo oxidation are in reduced form. Reduced form means that have already accepted hydrogen or electron. So, such type of pharmaceutical product, if undergo oxidation, it means it may be prevent by such type of oxidation at low pH where there is the large number or more concentration of a hydrogen ion. हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कैसे होता है वो यहाँ पे देखते हैं. मेनी ऑक्सीडेशंस आर कैटलाइज्ड बाय हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब बहुत से ऐसे ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं हैं जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के कारण बहुत ही ज़्यादा उत्प्रेरित होती हैं ऐसे ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं. द रिडॉक्स पोटेंशियल फॉर मेनी रिएक्शन डिपेंड ऑन पीएच.
रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब ये है कि कोई भी यौगिक जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर ले, उसकी मापन को ही रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। मतलब जो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और वो उतना ही ज़्यादा उसका रेडॉक्स पोटेंशियल रहेगा और वो उतनी ही ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएगा। सो रेडॉक्स पोटेंशियल फॉर मेनी रिएक्शन डिपेंड ऑन पीएच। बहुत से ऐसे जो ऑक्सीकरण हैं वो डिपेंड करते हैं, बहुत से ऐसे प्रतिक्रियाएं हैं जो निर्भर करती हैं कि उसका ऑक्सीडेशन रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक वीक एसिड है क्विनीन, उस पर ज़्यादातर ये क्विनीन जब ऐसे माध्यम में है जहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, मतलब पीएच लो है और इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सेप्ट करके क्विनीन फॉर्म, हाइड्रोक्विनीन फॉर्म फॉर कर लेता है। reduced form of system less readily oxidized when pH is low। reduced form of system कहने का मतलब कोई रासायनिक पदार्थ पहले से ही reduced अवस्था में है, तो अगर माध्यम का pH कम है तो वह पदार्थ ऑक्सीडाइज नहीं होगा या फिर उसके ऑक्सीडाइज होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। Since pharmaceuticals that undergo deterioration through oxidation are generally in reduced form, जो भी दवाइयाँ होती हैं वो ऑक्सीडेशन के कारण अगर खराब होती हैं तो इसका मतलब वो पहले से ही रिड्यूस्ड फॉर्म में हैं। तो फार्मास्यूटिकल दैट अंडरगो डिटोरिएशन ऑक्सीडेशन आर जनरली इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ऐसी दवाइयाँ जो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के कारण अगर खराब होती हैं तो इसका मतलब वो पहले से रिड्यूस्ड अवस्था में हैं। और ऐसी दवाइयाँ अगर माध्यम का पीएच बहुत कम है तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उनके चांसेस कम होते हैं। इसलिए जितने भी ऐसे रासायनिक या खाद्य पदार्थ हैं जो रिड्यूस्ड अवस्था में हैं और जिनका ऑक्सीकरण हो सकता है, उनके माध्यम का पीएच अगर हम कम रखेंगे तो उनका ऑक्सीकरण के कारण जो खराबी आती है, जो रासायनिक पदार्थ खराब हो जाते हैं, वो रोका जा सकता है। Effect of temperature on the oxidation or rate of oxidation of a pharmaceutical or food products. Studying the direct effect of temperature on the oxidation, it is necessary to consider the direct effect of temperature or the effect of temperature on the content of oxygen, that is concentration of oxygen in a food or pharmaceutical product. Previously we studied about that a reaction of autooxidation start with a formation of free radical. When free radical react with the oxygen molecule present in the preparation of food product, forms peroxide radicals. Thereby there is the formation of hydroxy peroxide, and by a free radical chain reaction started. Initially concentration of oxygen is responsible for the starting of reaction, but later on the concentration of oxygen doesn't matter and reaction carried on to destroy the presence of all food and pharmaceutical product. Here we are studying about the effect of temperature direct on the oxidation of a particular chemical compound and the concentration of oxygen, because there is the importance of oxygen in initiating the oxidation of a chemical product. On studying the direct effect of temperature, we here can explain by an example. Suppose a pharmaceutical product has been transferred from storage at 15 degrees centigrade to 5 degrees centigrade with a temperature coefficient of 2. A 10 degree change in temperature causes the effect of temperature reduce by half. Means when a preparation transferred from a storage from 15 to 5 degrees centigrade with a temperature coefficient of 2, the effect of oxidation will reduce to half. On the other hand, reduction in the temperature of 10 degrees centigrade also causes
increase in concentration of oxygen by 25%, thereby increasing the rate of oxidation. अगर हम यहाँ पे देखें कि तापमान का क्या असर होता है किसी भी रासायनिक पदार्थ या फिर खाद्य पदार्थ के स्टोरेज करने पे, तो हम इसके दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो सीधा सीधा तापमान में अगर बदलाव हो रहा है तो इन रासायनिक पदार्थ पे क्या असर पड़ता है, दूसरा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इसको समझना है तो हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी भी रासायनिक पदार्थ या खाद्य पदार्थ को एक स्टोरेज कंडीशन में रखा गया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको अगर हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं और उस खाद्य पदार्थ की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 10 डिग्री तापमान के बदलाव पर जो तापमान के कारण खाद्य पदार्थ या रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह उसका आधा हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ तापमान के गिरावट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या फिर खाद्य पदार्थ में 25% बढ़ जाएगी और इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ऑक्सीडेशन रेट जो है, ऑक्सीकरण का जो दर है वो बढ़ जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी रासायनिक पदार्थ को 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहीं पे रखा गया हुआ है, उसे हम अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देते हैं तो 10 डिग्री तापमान का बदलाव होगा। इस 10 डिग्री तापमान के बदलाव होने से तापमान के कारण जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है, वो आधा हो जाएगा। मतलब जो दर है पहले 1 होता था, अब आधा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तापमान की गिरावट होने के कारण जो रासायनिक पदार्थ हैं उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और उसमें रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण। Oxidation of pharmaceutical product and food product in the presence of chelating agent. As we have studied that metal and heavy metals that have 2 or more oxidation state like iron, nickel, cobalt, when present in trace amount in pharmaceutical preparation, that increase the rate of oxidation. Chelating agent are those chemical compounds that form a water soluble complex with the metal. To know the effect of chelating agent on the oxidation, here we see that by studying the effect of chelating agent like disodium ethylene diamine tetraacetate 0.1% concentration, it was found that pharmaceutical solution without chelating agent have increased in oxidation with increase in solution of or concentration of buffer solution, whereas in the presence of chelating agent there was no effect of increase in concentration of buffer solution on oxidation of food and pharmaceutical product. चिलेटिंग एजेंट एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो हैवी मेटल्स हों उनके साथ ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो पानी में घुलनशील रहता है और ये स्टेबल रहता है। तो चिलेटिंग एजेंट वो तत्व होते हैं जो मेटल्स के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और पानी में घुलनशील रहते हैं। अगर ये देखना है कि चिलेटिंग एजेंट का क्या असर होता है ऑक्सीडेशन पे, तो उसके लिए एक स्टडी में पाया गया कि विथ चिलेटिंग एजेंट मतलब चिलेटिंग एजेंट को मिलाया जाए या फिर ना मिलाया जाए तो बफर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या असर होता है। तो ऐसा पाया गया कि जब चिलेटिंग एजेंट को नहीं प्रयोग किया गया हुआ था और उसमें बफर कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाया जा रहा था तो ऑक्सीडेशन बहुत तेज़ी से हो रहा था, जबकि जब 0.1% डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ
इथाइलिन डाईएमीड एसिटिक एसिड प्रयोग किया गया तो बफर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट्स के ऑक्सीडेशन पे कोई भी असर नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अगर हैं उसमें बफर सॉल्यूशन प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें अगर मेटल प्रेजेंट है एज ए इम्प्यूरिटीज़, तो उसमें अगर चिलेटिंग एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं तो बफर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑक्सीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। जबकि अगर उसमें 0.1% ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो बफर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होता है, उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। Antioxidants are the chemical that inhibit oxidation. Antioxidants are added to pharmaceutical formulation as a redox system, possessing high oxidative potential that the drug they are designed to protect, or by inhibiting the radical induced decomposition of chemical. Antioxidant effect of antioxidant is to break up the chain during propagation process by providing an hydrogen atom or electron to a free radical and receiving the excess energy of activated molecule. एंटीऑक्सीडेंट जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट्स में प्रयोग किए जाते हैं उसका काम होता है ऑक्सीडेशन को रोकना। एंटीऑक्सीडेंट्स जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में ऐड किए जाते हैं वह एक रेडॉक्स सिस्टम पे आधारित रहता है, मतलब ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का जो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल होता है वह उन दवाओं के मुकाबले ज़्यादा होता है जिनको इन एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है सुरक्षित करने के लिए ऑक्सीडेशन से, या फिर एंटीऑक्सीडेंट जो है फ्री रेडिकल के कारण जो डैमेज होता है उसको रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट किस प्रकार से एक्ट करता है, काम करता है, वह तरीका ये है कि जो ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एक स्टेप होता है प्रोपगेशन का, उसमें चेन रिएक्शन को ये रोकता है। कैसे? हाइड्रोजन आयन या फिर इलेक्ट्रॉन देकर फ्री रेडिकल को, और या फिर जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उसकी अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित कर देता है। इस तरीके से जो है एक एंटीऑक्सीडेंट काम करता है दवा या फिर भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकरण होने से रोकने में। Selection of antioxidant for a drug. Selection of an antioxidant for a drug is based on the difference between the redox potential between the drug and antioxidant. Redox potential is the ease with which a substance accepts electron. More positive the redox potential of any chemical, more readily accept the electron and get reduced. किसी भी एंटीऑक्सीडेंट का अगर चुनाव करना होता है तो उस एंटीऑक्सीडेंट और दवा के बीच में रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है उसको पहले मापा जाता है। रेडॉक्स पोटेंशियल एक वह मापन है जिससे यह पता चलता है कि एक रासायनिक पदार्थ की क्षमता कितनी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करे। किसी भी पदार्थ का अगर रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि वह बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा।
यहाँ पर देखेंगे कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो रासायनिक पदार्थ के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं और ऑक्सीडेशन होने से रोक देते हैं या फिर ड्रग दवाओं के नुकसान होने से बचा देते हैं। यहाँ पे कुछ वाटर सॉल्युबल ड्रग्स एंटीऑक्सीडेंट्स के उदाहरण हैं, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो होता क्या है कि redox potential is measure of ease with which a molecule will accept electron, which means the more positive redox potential, more readily a molecule reduced। जिस मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा redox potential होगा उतनी ही ज़्यादा आसानी से reduce हो जाएगा। और इसी डिफरेंस को देखा जाता है ड्रग और एंटीऑक्सीडेंट के बीच में। कुछ उदाहरण है यहाँ पे वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। वो है वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट जनरली प्रेफर बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इन प्लेस ऑफ द ड्रग। तो वाटर सॉल्युबल जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ड्रग के मुकाबले ड्रग की जगह पे खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ड्रग को बचाते हैं। इसके उदाहरण हैं सोडियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड, सल्फोक्साइलेट, सल्फर डाइऑक्साइड, एस्कॉर्बिक एसिड, आइसो एस्कॉर्बिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लिसरॉल, सिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड एंड एसिटाइल सिस्टीन। ये सब वो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ऐसी दवाओं के लिए प्रयोग करते हैं जो पानी में घुलनशील हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं ये वो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो वाटर सिस्टम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये इस तरह से एक्ट करते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट दवा की जगह पे खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दवा के ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं। ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट जनरली एक्ट बाय एक्सेप्टिंग द फ्री रेडिकल्स और इनहिबिटिंग द free radical chain process. Example of oil soluble antioxidants are antioxidants commonly used for oil solubles are ascorbyl palmitate, hydroquinone, propyl gallate, nor dihydroguaiaretic acid, butylated hydroxytoluene, butylated hydroxyanisole, alpha tocopherol and lecithin. So these are the ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो तेल में प्रयोग किए जाते हैं उनके कार्य करने का तरीका ये होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको रिसीव करते हैं, जिससे एक चेन प्रोसेस जो चलता है वो रुक जाता है। इनके उदाहरण कुछ इस तरह से हैं। ऑयल सॉल्युबल फ्री रेडिकल एक्सेप्टर, जो तेल में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो फ्री रेडिकल को स्वीकार कर लेते हैं और इनहिबिट द फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस, और फ्री रेडिकल के द्वारा जो चेन प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन में उसको रोक देते हैं। इनके उदाहरण हैं एस्कॉर्बिल पामेटेड, हाइड्रोक्विनोन, प्रोपिल गैलेट, नॉर हाइड्रोगुआयरेटिक एसिड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सियानिसोल, अल्फा टोकोफेरॉल एंड लेसिथिन। ये सब तेल में जितनी भी दवाएं बनाई जाती हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट की तरह प्रयोग किए जाते हैं।